मई 2003 सेंट मैरी हॉस्पिटल फ्लोरिडा। रात के करीब 11:30 बजे यहाँ पर एक एम्बुलेंस आके रुकती है, जिसके अंदर एक औरत थी जो सांसें ले रही थी, बड़ी मुश्किल से, ऑलमोस्ट डाइंग। उसे तुरंत इमरजेंसी में ले जाया जाता है। देखने में ये एक नॉर्मल हिट एंड रन केस लग रहा था, जो ये बिल्कुल भी नहीं था। और फिर 20 मिनट बाद इस औरत का हस्बैंड भी आ जाता है। उसके साथ एक छोटा बच्चा था, 4 या 5 साल का। उस आदमी ने बताया कि उसका नाम क्लैरेंस है और ये उसका बेटा माइकल है, और जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ है वो इसकी वाइफ है, टोनिया ह्यूज। पर जैसे ही नर्स ने उससे उसका आईडी मांगा, उसने कहा कि मैं जल्दी में लाना भूल गया। फिर नर्स ने कुछ और डिटेल्स मांगी, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इस पर भी क्लैरेंस का जवाब था कि मेरी वाइफ की तो कोई फैमिली ही नहीं है और हम लोग बहुत ज्यादा मूव करते हैं, जिस वजह से हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बातें काफी हैरान करने वाली थी। अब नर्स को थोड़ा डाउट हुआ और फिर उसने एक और शॉकिंग चीज नोटिस की। वो बच्चा माइकल इस आदमी से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जैसे ही ये आदमी बाहर जाता वो रिलैक्स हो जाता, और जैसे ही ये उसके पास जाता वो सहम जाता। एक्चुअली इस फुटेज को सबसे ज्यादा चिलिंग बनाने वाली बात यही थी कि ये आदमी सब कुछ झूठ बोल रहा था। इसने जो अपना नाम बताया वो झूठ, वो जो औरत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी वो इसकी वाइफ थी ही नहीं। ये एक स्टोलन आइडेंटिटी का केस था। वो औरत करीब 20 सालों से एक झूठी पहचान वाली जिंदगी जी रही थी, और जब पुलिस ने इस पजल को सॉल्व करना शुरू किया तो उन्हें पता चला ये कोई हिट एंड रन का केस है ही नहीं। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक के बाद एक झूठ की लेयर थी। फेक नेम्स, फेक फैमिलीज, किडनैपिंग और एक ऐसा क्रिमिनल मास्टरमाइंड जिसने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी थी। ये औरत जो 24 साल की थी, रात के 11:30 बजे वो घर जा रही थी जब एक स्पीडिंग कार ने उसे हिट किया। इसका ड्रेसअप बिल्कुल वैसा था जैसा कोई फीमेल क्लब जाने पर करती है। ये इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये औरत रोड साइड ही गिर गई और कुछ लोगों ने उसे सेंट मैरी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इसका हस्बैंड जब हॉस्पिटल आया तो उसको देखकर लग रहा था कि वो अपने 40s में होगा। उसने पुलिस को बताया कि 5 साल पहले इनकी शादी हुई थी और इनका एक 4 साल का बेटा है, माइकल, जो उसके साथ था। ये आदमी जो पूरी रात हॉस्पिटल में था, बार बार इमरजेंसी की तरफ जाता और अपनी वाइफ की हालत के बारे में पूछता। 5 डेज लेटर वो औरत जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी वो मर चुकी थी। वो होश में ही नहीं आई, और अभी तक पुलिस को उसके बारे में जो भी पता चला था वो क्लैरेंस से पता चला था, जो खुद को उसका हस्बैंड बता रहा था। उस टाइम पर यूएस में रहने वाले सभी लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होता था, जो लोगों की आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ था। सिमिलरली जैसे इंडिया में आधार होता है। पुलिस ने उसके हस्बैंड क्लैरेंस से वही आईडी मांगा। पहले तो उसने किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया, लेकिन पुलिस के बार बार इंसिस्ट करने पर उसने उन्हें सोशल सिक्योरिटी नंबर प्रोवाइड किया। जो आईडी क्लैरेंस ने प्रोवाइड की उसे पुलिस ने अपने डेटाबेस में चेक किया, लेकिन वो आईडी फेक थी। वो एक बच्चे की आईडी थी जिसकी डेथ 20 साल पहले ही हो चुकी थी। फिर पुलिस ने इस औरत के फिंगरप्रिंट्स लिए और अपने डेटाबेस में चेक किया तो उन्हें पता चला कि टोनिया ह्यूज नाम की औरत एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस फिंगरप्रिंट के साथ उन्हें कोई भी मैच नहीं मिला। ये केस और भी नाइटमेयरिश बनता जा रहा था। अब पुलिस ने फाइनली क्लैरेंस को क्वेश्चंस के लिए बुलाया। पहले तो वो अपनी कहानी पर ही अड़ गया कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बेटा है। फिर पुलिस ने उसके सामने वो सारी चीजें रख दी, फेक आईडी, चुराए हुए सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, और अब उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन आ गया था। फाइनली ही ब्रोक। तो आपको क्या लगता है, क्या उसने पुलिस को अब सच बताया? उसने बताया कि उसका नाम क्लैरेंस नहीं, वॉरेन विलियम्स है, और ये लड़की टोनिया उसकी वाइफ नहीं बल्कि बेटी है। और इससे क्लियर तो कुछ नहीं हुआ, इनफैक्ट ये केस अब और भी ज्यादा हॉरिफिक बन गया था, क्योंकि पुलिस के लिए ये बहुत डिस्टर्बिंग था कि एक इंसान एक औरत को कभी अपनी वाइफ तो कभी अपनी बेटी बुलाता है। अब उसने कहा कि टोनिया मेरी बेटी है, मैंने ही बचपन से उसे पाला, उसे बड़ा किया और मैं ही उसका लीगल गार्जियन हूँ।
पर जब पुलिस इस रिलेशनशिप की डिटेल्स पूछने लगी तो अब उसकी कहानी बार बार बदलने लगी। उसने कहा कि वो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, मैंने तो उसे अडॉप्ट किया था। पुलिस ने अडॉप्शन पेपर्स मांगे जो उसके पास थे ही नहीं। एक्चुअली अभी भी ये आदमी सिर्फ झूठ बोल रहा था, बहुत सारे झूठ। पुलिस इतना जान चुकी थी कि ये कुछ छुपा रहा है, कुछ बहुत बड़ा। अब लोकल पुलिस के लिए ये कोई नॉर्मल हिट एंड रन केस नहीं था, इसलिए उन्होंने इमीडिएटली FBI को कॉल किया। FBI के लिए भी बड़ा सवाल यही था कि ये औरत कौन थी और इस आदमी ने इतने सालों तक उसे कैसे रखा। पुलिस वाले अब वॉरेन विलियम्स के घर गए और वहाँ उन्हें मिली बहुत सारी फोटोग्राफ्स। किसी में टोन्या छोटी थी तो किसी में बड़ी। उसकी डिफरेंट एज ग्रुप की फोटोज, टीनेजर, यंग अडल्ट एंड एज अ मैरिड वुमन। और फिर पुलिस को एक ऐसी चीज मिली जो इस केस को पूरी तरह से बदलने वाली थी, हाई स्कूल की ईयरबुक्स। इनमें से एक ईयरबुक जॉर्जिया स्कूल की थी और इसमें जो फेयरवेल की ग्रुप फोटो थी उसमें एक लड़की थी जो एकदम टोन्या जैसी दिखती थी, सेम चेहरा, सेम आंखें, लेकिन उसके नीचे उसका नाम लिखा था शैरन मार्शल। अब पुलिस को डाउट होने लगा कि शायद जो औरत मरी है उसका नाम शैरन मार्शल है। अब पुलिस ने स्कूल को कांटेक्ट किया और उस टाइम पर जो शैरन मार्शल के टीचर्स और क्लासमेट्स थे उन सबको कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाया और इन विटनेसेस से पुलिस को मिला एक हार्ट ब्रेकिंग ट्रूथ। स्टूडेंट्स ने उसे रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये शैरन मार्शल ही है और ये बहुत ही ब्रिलियंट हुआ करती थी। इसने एकेडमिक स्कॉलरशिप भी जीता था, पर स्कूल खत्म होने के बाद वो कभी किसी से नहीं मिली तो कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ डिसअपियर हो गई थी। और इन क्लासमेट्स ने पुलिस को एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताई। इन्होंने बताया कि वो अपने हाई स्कूल के टाइम पर एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी एक रेस्टोरेंट में, और अब पुलिस उस रेस्टोरेंट गई और वहाँ जाकर पता चला कि उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी, शेरिल गोमेज। दोनों एकदम ही ऑपोजिट थे। शैरन बहुत कम बोलती थी और शैरिल पूरे टाइम कुछ न कुछ बोलती रहती थी। एक्चुअली शैरन मार्शल के स्कूल में ज्यादा दोस्त नहीं थे, पर इस रेस्टोरेंट में शैरिल से उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और शैरिल को बहुत ही जल्द समझ आ गया था कि शैरन की लाइफ नॉर्मल नहीं है, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। शैरन कभी कभी अपने डैड के बारे में बताती थी, कैसे वो इतने कंट्रोलिंग है। वो उसे किसी से भी मिलने नहीं देते, स्कूल पार्टीज में नहीं जाने देते, ना ही कोई दोस्त बनाने देते हैं। उसका फोन भी रेगुलरली चेक करते हैं और शैरिल को बहुत ही जल्द समझ आ गया था कि शैरन की लाइफ नॉर्मल नहीं है। शैरन के डैड उसे बहुत मारते हैं क्योंकि कभी उसकी नेक पर और कभी उसके चेस्ट पर ब्रूजेस होते थे जिन्हें वो एक्सीडेंट बोलकर कवर करती थी। शैरिल को पता था कि शैरन का फादर कोई नॉर्मल फादर नहीं है। देन वन डे एवरीथिंग चेंज्ड और फिर एक दिन शैरिल अपने शेड्यूल टाइम पर रेस्टोरेंट नहीं आई और उसके बाद वो कभी नहीं आई। पुलिस ने हर जगह उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। उसकी कार एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में मिली थी, कीज और उसका पर्स उसके अंदर था और कोई स्ट्रगल का साइन नहीं था। शैरिल डिसअपियर हो गई थी विदाउट एनी एविडेंस और धीरे धीरे ये केस एक कोल्ड केस बन गया था। लेकिन अब प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन में पुलिस सारी चीजों को कनेक्ट करके एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रही थी और अब जब पुलिस शैरन की आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट कर रही थी और धीरे धीरे वॉरेन की सच्चाई सरफेस पर आ रही थी तो उन्होंने फिर से शैरिल के केस को भी टेकअप किया, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पुलिस को लगता था कि इसमें वॉरेन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। शैरन की बेस्ट फ्रेंड का ऐसे ही डिसअपियर हो जाना सिर्फ वही एक लड़की थी जो शैरन के इतना क्लोज थी। शायद वो कुछ ऐसा जान गई थी जो उसे नहीं जानना चाहिए था। अब इस टाइम पर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स, वॉरेन के स्टेटमेंट, फेक ID, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ उल्टा सीधा था। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। अब FBI के पास सिर्फ एक रास्ता था, DNA एनालिसिस। टोन्या का फुल DNA प्रोफाइल बनाया गया और फिर उसे मिसिंग पर्सन के केसेस से मैच किया गया। ये मिसिंग लोगों की फाइल सालों पुरानी थी। ये सभी केसेस कोल्ड केस बन चुके थे और फाइनली पुलिस को एक मैच मिला। टोन्या का DNA एक मिसिंग चाइल्ड के DNA के साथ मैच हो गया था। ये बच्ची 1975 में गायब हुई थी और इसका नाम था सुजैन मैरी सिविकिस। वो ना तो टोन्या ह्यूज थी और ना ही शैरन मार्शल, वो थी सुजैन,
जो सिर्फ 4 साल की थी जब उसका किडनैप हुआ था। सुजैन मैरी सिविकिस, जिसका बर्थ हुआ था 1969 में, और 1974 में उसे फ्रैंकलिन फ्लॉयड नाम के बंदे ने किडनैप किया। फ्रैंकलिन यही बंदा था जिसने पुलिस को अपना नाम पहले क्लैरेंस और फिर वॉरेन बताया था। और उस टाइम पर सुजैन के पेरेंट्स साथ में नहीं रहते थे। सुजैन के 2 भाई और थे और उसकी मदर सैंडी किसी तरह अपने तीनों बच्चों को पाल रही थी। 1975 में सैंडी का एक एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम पर उसके बॉयफ्रेंड फ्रैंकलिन ने उसकी हेल्प की थी। फ्रैंकलिन और सैंडी एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे और इसके बाद सैंडी ने फ्रैंकलिन से शादी कर ली थी। उसके नेक्स्ट ईयर 1977 में सैंडी एक लीगल ट्रबल में फंस गई थी, जिसकी वजह से उसे 1 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। इसी बीच उसने फ्रैंकलिन से रिक्वेस्ट की थी कि वो तीनों बच्चों का ध्यान रखे, लेकिन जब सैंडी जेल से वापस आई, शी वॉज शॉक्ड क्योंकि उसके तीनों बच्चे गायब थे। फ्रैंकलिन उन तीनों बच्चों को लेकर वहां से निकल गया था। सैंडी ने पुलिस कंप्लेन की तो पुलिस ने कहा कि लीगली फ्रैंकलिन उनका फादर है और इसलिए कोई केस तो नहीं बनता। एक फादर अपने बच्चों को लेकर जा सकता है, पर सैंडी के लिए ये अनथिंकेबल था। वो अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती थी। उसने बार बार पुलिस के चक्कर काटे और बहुत ज्यादा ढूंढने पर पुलिस को वो 2 बेटे मिल गए थे, लेकिन सुजैन हमेशा के लिए गायब हो गई थी। फ्रैंकलिन ने सुजैन के साथ स्टेट टू स्टेट ट्रैवल किया। इससे पहले कोई नेबर कुछ पूछता, वो अपनी सिटी चेंज कर देता और इस तरह उसने कई देश, कई सिटी और कई घर बदले। उसने जब फाइनली सुजैन का एडमिशन स्कूल में कराया, तब उसने उसका नाम शैरन मार्शल रखा। इस टाइम पर उसने सबको यही बताया कि सुजैन उसी की बेटी है और हर जगह उसने सुजैन को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया। वो कोई क्लोज फ्रेंड नहीं बना सकती थी, ना ही कोई उसके घर आ सकता था और ना ही वो किसी के घर जा सकती थी। पुलिस को अब पूरी कहानी समझ आने लगी थी और जब सुजैन का स्कूल कंप्लीट हो गया, तब फ्रैंकलिन ने उससे शादी की और इस टाइम पर उसका नाम टोनिया ह्यूज रखा। इसके बाद सुजैन 2 बार प्रेग्नेंट हुई और दोनों बार फ्रैंकलिन ने बच्चों को अडॉप्शन सेंटर में डाल दिया। सुजैन 3rd टाइम प्रेग्नेंट थी और इस बार उसने फ्रैंकलिन से रिक्वेस्ट की कि वो इस बच्चे को रखना चाहती है और इस बच्चे का नाम उसने माइकल रखा। पुलिस ने शैरन की फ्रेंड शेरिल की भी डेड बॉडी फाइंड आउट करने की कोशिश की। उन्होंने शेरिल का डीएनए उन सभी डेड बॉडीज के डीएनए के साथ मिलाया जिनको कभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। तो उन्हें पता चला कि 1995 में फ्लोरिडा काउंटी के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वर्कर्स एक पैच क्लियर कर रहे थे जब उन्हें स्केलेटल रिमेन्स मिले। विक्टिम के कपड़ों के पीसेस मिले थे और कुछ पर्सनल आइटम्स, और उसका टाइम ऑफ डेथ 5 से 7 साल पहले का था। सर पर ब्लंट फोर्स से अटैक हुआ था और किसी ने पीछे से गोली मारी थी। और जब एफबीआई ने फ्रैंकलिन के स्टोरेज यूनिट्स चेक किए तो उनकी एक्सपेक्टेशंस नकली डॉक्यूमेंट्स फाइंड करने की थी, पर उन्हें मिला एक लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स जिसके अंदर थी काफी सारी पुरानी फोटोज, अनडेवलप्ड फिल्म रोल्स और कुछ हॉरिफाइंग इमेजेस। एफबीआई ने फिल्म रोल्स डेवलप कराए। फोटोज में एक लड़की थी जिसे बहुत मारा पीटा गया था, हाफ ड्रेस, क्राइंग, टेरिफाइड। ये पिक्चर्स क्लियरली टॉर्चर के वक्त ली गई थी। पुलिस को उसका फेस देखकर समझ आ गया था कि ये शेरिल गोमेज ही थी। उनके सामने शेरिल की जिंदा फोटोज थी, टॉर्चर, अब्यूज्ड, इंजर्ड, जो सालों पहले ली गई थी जब वो मिसिंग डिक्लेयर हुई थी। जब शेरिल के स्केलेटल रिमेन्स मिले थे तो उसमें एक बाल भी मिला था और ये बाल सुजैन का था। इसका मतलब जब फ्रैंकलिन ने शेरिल को टॉर्चर किया, अब्यूज किया और उसे मारा, उस टाइम पर सुजैन वहाँ प्रेजेंट थी। शायद वो सुजैन को ये दिखाना चाहता था कि वो उसके चुंगल से कभी नहीं बच सकती, और शायद इस इंसिडेंट के बाद सुजैन ने कभी इस माहौल से निकलने की कोशिश भी नहीं की। सुजैन की माँ सैंडी ने सुजैन को ढूंढते ढूंढते 20 साल निकाल दिए। उसने पुलिस के बहुत चक्कर काटे, उसने आसपास के अनाथालय में भी चेक किया। उसे लगता था कि सुजैन कहीं तो जिंदा होगी, और 2003 में एफबीआई ने सैंडी को बताया, "We have found your daughter." ये सुनकर सैंडी बहुत खुश हो गई थी, पर अगले ही पल एफबीआई ने जो उसे बताया कि कैसे फ्रैंकलिन ने सुजैन को किडनैप किया और कैसे सुजैन झूठी पहचान के साथ 20 साल तक रही। सुजैन की माँ सैंडी ने अपनी बेटी को 2 बार खो दिया था। पहली बार जब सुजैन सिर्फ 4 साल की थी और फ्लॉयड उसे लेकर गायब हो गया था, और दूसरी बार
जब FBI ने कहा कि हमें सुजैन मिल गई है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। इसके बाद फ्रैंकलिन से माइकल को ले लिया गया क्योंकि वो माइकल को भी टॉर्चर करता था। DNA से पता चला कि माइकल सुजैन का बायोलॉजिकल सन था, लेकिन उसका फादर फ्रैंकलिन नहीं था। शायद इसीलिए फ्रैंकलिन उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। जब पुलिस ने फ्रैंकलिन से पूछा कि माइकल का बाप कौन है, तो उसने कभी भी इस बात का खुलासा नहीं किया। इसके बाद माइकल को एक वेल टू डू फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन फ्रैंकलिन जब बेल पर बाहर था तब उसने माइकल को भी किडनैप किया और उसके बाद माइकल कभी नहीं मिला। पुलिस ने एट लास्ट फ्रैंकलिन को फिर से पकड़ लिया था, लेकिन उसने सालों बाद अपने एक कन्फेशन में बताया कि उसने माइकल का भी मर्डर कर दिया था। फ्रैंकलिन डिलानो फ्लॉयड, एक नाम जो अमेरिकन क्राइम हिस्ट्री में हमेशा लिखा जाएगा। उसका बर्थ हुआ 1943 में और डेथ अभी 2 साल पहले जनवरी 2023 में। वो एक मर्डरर, रेपिस्ट और एक प्रेडेटर था। अब थोड़ा फ्रैंकलिन के पास्ट के बारे में जानते हैं, क्योंकि उसका पास्ट ही उसके फ्यूचर के क्राइम्स का ब्लूप्रिंट था। फ्रैंकलिन का बर्थ जॉर्जिया में हुआ। 5 बच्चों में वो सबसे छोटा था। 1944 में वो सिर्फ 1 साल का था जब उसके फादर की किडनी और लिवर फेलियर की वजह से डेथ हो गई। उसके फादर एक कॉटन मिल में काम करते थे, पर वो रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते थे। उसकी माँ डेला फ्लॉयड फाइनेंशियली ड्रेन हो चुकी थी। उसके पास अपने बच्चों की परवरिश के लिए पैसे ही नहीं थे। वो अपने बच्चों को लेकर ग्रैंड पेरेंट्स के पास गई और कुछ टाइम वहाँ रही, पर 1946 में ग्रैंड पेरेंट्स ने भी डेला और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। इसके बाद इन सभी बच्चों को जॉर्जिया के बैप्टिस्ट होम भेज दिया गया और वो जगह जहन्नुम से कम नहीं थी। और इस जगह ने फ्रैंकलिन को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। उसे फेमिनिन कहकर बुली किया गया, उसे बार बार सेक्सुअल असॉल्ट किया गया और स्टाफ ने उसे ब्रूटल पनिशमेंट्स दिए। इन्हीं सब इंसिडेंट्स ने उसके अंदर वायलेंस, रेज और कंट्रोल के सीड्स प्लांट कर दिए। 1959 में जब वो 16 से 17 साल का था, तो वो वहाँ से भाग गया और भूख से परेशान होकर उसने छोटी मोटी चोरियां की। जब वो पकड़ा गया तो पुलिस ने उसे उसकी बहन डोरोथी के पास भेज दिया, पर यहाँ भी गुजारा नहीं था। उसकी सिस्टर का हस्बैंड उसे नहीं रखना चाहता था। कुछ साल बाद उसे अपनी माँ का पता मिला, लेकिन फिर उसे पता चला कि उसकी माँ अब प्रोस्टिट्यूशन में है। फ्रैंकलिन ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की कि वो उसके लिए कुछ नकली डॉक्यूमेंट्स बनवा दे ताकि उसे कोई नौकरी मिल सके, और इन्हीं नकली डॉक्यूमेंट्स के सहारे उसने आर्मी में अप्लाई किया। उसे वो जॉब तो मिल गया, पर उसे बाद में आर्मी से निकाल दिया गया क्योंकि पता चल गया था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स नकली थे। और फिर वो एक ड्रिफ्टर बन गया। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता, नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाता और छोटी मोटी चोरियां करता। वो अलग अलग नाम से रहता ताकि वो पकड़ा ना जाए। और फिर 1968 में उसकी माँ डेला की भी डेथ हो गई और ये वो बैकग्राउंड था जिसने उसे एक क्रिमिनल बना दिया। और फिर आता है 1975। 19 फेब 1960 में जब फ्रैंकलिन सिर्फ 16 साल का था, उस टाइम पर उसने एक बड़ा क्राइम किया। उसने एक स्टोर में घुस के एक गन चुराने की कोशिश की, लेकिन अलार्म बजते ही पुलिस वहां आ गई और उन्होंने फ्रैंकलिन को अरेस्ट कर लिया। क्योंकि वो उस टाइम पर माइनर था, तो उसे यूथ इंस्टीट्यूशन भेज दिया गया। 1961 में वो एक बार फिर पैरोल वायलेशन के लिए अरेस्ट हुआ, पर इस बार जब वो रिलीज हुआ तो उसे 1962 में एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जॉब मिल गई। अब देखा जाए तो जॉब मिलने के बाद उसे सुधर जाना चाहिए था, पर अगले ही महीने उसने एक दिल दहलाने वाला क्राइम किया। 4 साल की बच्ची को किडनैप किया, असॉल्ट किया और इस क्राइम के लिए उसे 10 से 20 साल की सजा सुनाई गई। इस बार उसे जॉर्जिया स्टेट प्रिजन भेज दिया गया। इसी साल नवंबर में उसे साइकेट्रिक इवैल्यूएशन के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन जब उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब किसी तरह वो उनकी नजर से बचकर भाग गया और वहाँ से वो सीधा सदर्न नेशनल बैंक पहुँचा और उसने सदर्न नेशनल बैंक से $6,000 चोरी किए। अब वो रॉबरी के लिए भी कन्विक्ट हुआ। उसे फिर से जेल भेजा गया और इस बार भी वो जेल से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने उसे फिर से पकड़ा और 1968 में वो जॉर्जिया स्टेट प्रिजन में था, जहां पर उसकी दोस्ती एक डेविड नाम के आदमी से हुई। नवंबर 1972 में उसे रिलीज कर दिया गया। वो बेल पर बाहर आ चुका था। अब एक आदमी जो ऑलरेडी इतने क्राइम कर चुका था, उसे रिलीज ही क्यों किया गया, ये समझना मुश्किल है। और इसके सिर्फ एक हफ्ते बाद उसने फिर एक लड़की को गन पॉइंट पर उठाया और उसके साथ भी वही सब किया, पर वो औरत किसी तरह बचकर भाग गई।
और उसने फ्रैंकलिन के अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं की और इसके बाद वो कभी पकड़ा नहीं गया। और फिर आया 1975 जब वो सैंडी चिपमैन से मिला जो सुजैन की मदर थी। इस बार उसने अपना नाम चेंज किया। उसने इन सब को अपना नाम वॉरेन विलियम्स बताया। सैंडी उस टाइम पर एक सिंगल मदर थी। उससे सिर्फ एक गलती हुई कि उसने फ्रैंकलिन जैसे आदमी को ट्रस्ट किया। नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री है गर्ल इन द पिक्चर। ये सुजैन की ही कहानी है और इसमें सैंडी का इंटरव्यू भी है। सैंडी ने इस डॉक्यूमेंट्री में बताया है कि वो किसी तरह अपने बच्चों को पाल रही थी जब फ्रैंकलिन उसकी लाइफ में आया। फ्रैंकलिन ने उसे ये विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे बच्चों को अपनाऊंगा और मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। और उस टाइम पर सैंडी काफी हेल्पलेस थी और वो इसकी बातों में आ गई। उसने इससे शादी कर ली और सैंडी के थ्रू उसने कुछ नकली चेक्स पास करवाए जिसकी वजह से सैंडी को जेल जाना पड़ा। और जब वो जेल में थी तो ये उसके बच्चों को लेकर वहाँ से भाग गया, जिसके बाद 2 बच्चे तो मिल गए पर सुजैन कभी नहीं मिली। उस टाइम पर सुजैन सिर्फ 4 साल की थी और फ्रैंकलिन ने उसे हमेशा कंट्रोल और मैनिपुलेट किया। जब पुलिस ने फ्रैंकलिन के घर को सर्च किया तो उन्हें सुजैन की भी फोटोज मिली थी। ये जब भी उसे मारता, पीटता, असॉल्ट करता तो उसकी फोटोज भी क्लिक करता। जब वो हाई स्कूल में थी तो उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी जिसके लिए फ्रैंकलिन ने उसे जाने नहीं दिया और उसे एक बार डांसर बना दिया। गर्ल इन द पिक्चर डॉक्यूमेंट्री में सुजैन की फ्रेंड केरिन का भी इंटरव्यू है जिसमें केरिन बताती है कि कैसे टॉन्या घर से भागने के प्लान बनाती थी पर वो हर बार फेल हो जाती थी। टॉन्या का उस टाइम पर एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसने प्लान किया था कि वो माइकल को लेकर भाग जाएगी और शायद माइकल उसी का बेटा था, पर फ्रैंकलिन समझ चुका था और इसीलिए उसने सुजैन का एक्सीडेंट करा दिया। वही एक्सीडेंट जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया, द हिट एंड रन केस। और सुजैन को मारने के बाद तो पुलिस को धीरे धीरे सच्चाई का पता चल गया। फ्रैंकलिन को फिर से अरेस्ट किया गया और इस बार उस पर मल्टीपल चार्जेस लगाए गए, पर फ्रैंकलिन कभी सुधरने वाला नहीं था। 1994 में माइकल का अडॉप्शन शुरू हुआ था और उसे एक वेल टू डू फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। वो धीरे धीरे ठीक होने लगा था, लेकिन जेल से रिलीज होने के बाद फ्रैंकलिन ने फिर से माइकल को ढूंढना शुरू किया। उस टाइम पर माइकल स्कूल जाता था। उसने माइकल को उसके स्कूल से किडनैप किया और उसे उसी दिन शूट कर दिया। 2001 से लेकर 2014 तक फ्रैंकलिन का ट्रायल चला, पूरे 14 साल। उसने मल्टीपल कन्फेशंस किए और उसके घर में सुजैन की बचपन से लेकर अडल्टहुड की सारी सेक्सुअल अब्यूज फोटोग्राफ्स भी मिली और 2023 में जेल में ही उसकी डेथ हो गई। अ ब्यूटीफुल चाइल्ड फाइंडिंग शैरन, जिन्होंने इस ट्रैजिक कहानी को दुनिया तक पहुंचाया, पर सिस्टम ने फ्रैंकलिन को पकड़ने में बहुत ज्यादा देर कर दी। अगर फ्रैंकलिन को पहले ही रोक लिया गया हो, अगर सिस्टम ने उसे बार बार स्लिप ना होने दिया होता, तो शायद सुजैन एक नॉर्मल जिंदगी जी रही होती। माइकल भी, शेरिल गोमेज भी और सैंडी चिपमैन भी, और वो सारे विक्टिम्स जो फ्रैंकलिन के शिकार बन गए थे। फ्रैंकलिन तो एक मॉन्स्टर था ही, पर कैसे कानून की छोटी छोटी गलतियां भी जिंदगियां बर्बाद कर सकती हैं। इस पूरी केस स्टडी में मुझे बार बार यही लगा कि फ्रैंकलिन को बार बार एक मौका दिया गया ताकि वो अपना दूसरा क्राइम कर सके, और यहाँ पर सिस्टम के नेग्लिजेंस ने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। क्योंकि जस्टिस का मतलब सिर्फ पनिशमेंट नहीं, टाइम पर रोक लगाना भी होता है। चलिए इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आई कैन नॉट इवन टेल यू कि आपका सपोर्ट मुझे कितना हेल्प करता है ऐसी स्टोरीज आप तक लाने के लिए। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।